अहम खबर आज सामने आई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के लिए रवाना हो गए थे। आज दोपहर ये खबर सिक्योरिटी ज़राए ने कंफर्म की और बताया कि वहाँ पर वो अहम लोगों से मुलाकात करेंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल नजम साहब ने, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, क्या अब ये समझा जाए कि फैसला कुन मुज़ाकरात जो हैं वो अब शुरू नहीं बल्कि इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोबारा बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है कि शायद अब कोई लेटर ऑफ इंटेंट पे दस्तखत हो जाएंगे। अगर कोई फुल फ्लैश नहीं तो एक इंटरिम एग्रीमेंट पर कम से कम इत्तेफाक राय हो जाएगा ताकि मुस्तकिल जंग बंदी हो सके। जी शहजाद, बिल्कुल मेरे ख्याल में पिछले कुछ दिनों से ये ज़ाहिर हो रहा है कि किसी न किसी किस्म की एक अरेंजमेंट के करीब हम पहुंच रहे हैं। मैं अरेंजमेंट इसलिए कह रहा हूं कि उसका ये मतलब अब ये भी क्लियर हो गया है कि जो भी अरेंजमेंट होगी उससे सारे मसले हल नहीं होंगे। उसको आप इंटरम कह लें, उसे आप एक परमानेंट सीज फायर कह लें, उसे आप एक आर्मिटिस कह लें, कि जिससे कम से कम जो दो चार जो इमीडिएट इशूज़ हैं, एक हुर्मुज़ का और दूसरा ईरान के लिए किसी न किसी किस्म की रिकम्पेंसेशन का, और तीसरा जो है वो इस जंग बंदी जो टूटी पज्जी है उसको मरहम पट्टी करके एक मुस्तकिल जंग बंदी की सूरत में या तवील जंग बंदी की सूरत में आ जाए, ताकि ये मौका मिल सके फरीकैन को कि जो मुश्किल मसाइल हैं जो इस तरह ख़तो किताबत से हल नहीं हो सकते, वो उन पे गुफ्तगू करके हम किसी अगले स्टेज पर पहुंचे। तो पिछले कुछ दिनों से ये लग रहा है कि हम उसके करीब हैं। ये भी लग रहा है कि उसका ड्राफ्ट और उसका जो शक्ल है वो तय हो चुकी है। अब मसला उस धक्का देने का है कि दोनों फ्रीकैन जो हैं, ईरान भी और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी, वो जिसे कहते हैं ना राजी हो जाए, वो हाँ कर दें। और उसमें कोशिशें जो हैं पाकिस्तान की, खुसूसन हमें पिछले कुछ दिनों से जो हैं वो नज़र आई कि वो और बढ़ गई। और आई थिंक ये उसी की एक कड़ी है। मैं जाते जाते ये कह दूं कि असली जो पेनी ड्रॉप करेगी अगर हमें ये खबर मिल जाए कि पाकिस्तान से CDF या प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वाशिंगटन जाके भी इसी किस्म की एक रजामंदी के लिए सरकारी लो की गुफ्तगू करें वहाँ भी, लेकिन इट डज सीम कि वी आर गेटिंग क्लोजर टू इट। सही। और डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि अभी हमने देखा था कि रिसेंट धमकियां देना शुरू की डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम हमला कर देंगे ईरान पर, डेडलाइंस दे रहे थे। ऑल्दो हमें पता है कि जो अमेरिका की पोस्चरिंग है वो मुख्तलिफ है, जो उनके एक्शंस अब ये बता रहे हैं कि वो भी दोबारा जंग में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन अब जब उन्होंने धमकियां दी तो सऊदी अरब और कतर तो इसमें उन्होंने तो कहा कि नहीं, फिलहाल वक्त देना चाहिए बातचीत को, लेकिन UAE भी उसमें शामिल हो गया। तो UAE का शामिल होना इस खित्ते में ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो नेतन्याहू और इसराइल का फैक्टर है वो अभी तक आप समझते हैं कि कितना अहम है? क्योंकि जंग तो हमेशा इंटरनेशनल मीडिया में भी यही कहा जा रहा है, तबसरे ये हो रहे हैं अमेरिका में कि उनके कहने पे शुरू की है। और रिपोर्ट ये हुआ है कि 2-3 दिन पहले जो भी कॉल थी उसमें भी नेतन्याहू चाह रहे थे कि इस जंग को मजीद इंटेंसिफाई किया जाए, ईरान के ऊपर अभी भी हमले जारी रखे जाए। तो वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको नजर आ रहा है? शहजाद, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये ही हैं। और देखें, ये जो अभी आर्मिटिस वगैरह होगी कि किसी न किसी किस्म की परमानेंस हो जाए सीज फायर में, बेसिकली मेरे ख्याल में जो गुफ्तगू नज़र आ रही है वो उसके हवाले से आ रही है। उसके पस मंज़र में, बल्कि पेश मंज़र में सबसे बड़ी बातें वही दो हैं जो आपने कही हैं। एक तो ये कि अगर जो हम इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं उसका एक मतलब ये है कि यू शुड एक्सपेक्ट कि जो जंग को तवील करने वाली लॉबी है, इजराइल की लॉबी है, अमेरिका में खुसूसन हॉक्स की लॉबी है, वो अपनी कोशिशें एकदम बढ़ा देंगे। आपको कहीं लिंजी ग्राहम से कोई स्टेटमेंट आ जाएगी, आपको एक्सियस में कोई खबर आ जाएगी जिसमें पाकिस्तान के बारे में जनाब क्वेश्चन मार्क्स हो जाएंगे। तो इस किस्म की चीजें जो हैं यू शुड एक्सपेक्ट। ये भी एक्सपेक्ट कर लें, कुछ पता नहीं कि नेतन्याहू भी एक जहाज पकड़ के फौरन पहुंच जाए वाशिंगटन फिर से समझाने को कि जनाब ऐसा ना करो, क्योंकि जंग जैसे शुरू हुई थी वैसे ही। सो क्लियरली देयर इज दैट एलिमेंट, और वो एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। ये जो हम डोनाल्ड ट्रंप से बारी बारी देख रहे हैं वो सिर्फ उनका वो नहीं है कि उनका एक स्टाइल है कि वो बढ़ के मारते हैं। इसके पीछे उनके नाउ इट इज क्लियर कि एक बहुत बड़ी लॉबी भी है जिसको वो खुश रखना चाहते हैं। इसलिए कभी वो उनके लिए स्टेटमेंट देते हैं, कभी अपनी जो ख्वाहिश है कि यार इससे निकलो। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की क्लियरली ख्वाहिश है कि यार इससे निकलो, वो इससे बोर भी आगे हो गए हैं, उनको समझ भी आ गई है कि इससे उनको वो मिलेगा नहीं। दूसरी तरफ जो आपने पहली बात की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसकी जो बड़ी इंप्लीकेशंस हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में हुआ है वो ये हुआ है कि खित्ते की पॉलिटिक्स अब कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। ये तो हमें पहले क्लियर हो गया था ना। सो जहां हम कोई तरीका ऐसा नहीं है कि आप क्लॉक टर्न करके जो है ना 60-70 दिन पहले जहां थे वहां पहुंच जाएंगे।
देयर इज नो पॉसिबिलिटी। सही। और मेरा मकसद यहाँ सिर्फ इसराइल का नहीं है, मेरा मतलब पूरा खितले का है जी। चाहे वो यूएई हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो ईरान हो। देखिए ना, जो गल्फ में हुआ है वो भूल तो नहीं जाएंगे, जो हमने देखा है वो उसको अनदेखा तो नहीं कर देंगे। और जो ईरान के साथ हुआ है वो ईरान भूल नहीं जाएगा। नाउ एक नई पॉलिटिक्स बनेगी, और जो हम देख रहे हैं जहां पाकिस्तान का भी रोल बड़ा अहम आता है, और ये आसान रोल नहीं है, वो ये है कि इन अ वे खित्ते की पॉलिटिक्स में खित्ते का अपना जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ गया। एक तरह से अमेरिका जो एक था ना, चौधरी था, एक डिफाइनिंग फोर्स थी इस रीजन में, अपने बेसिस की वजह से, अपनी इकोनॉमिक्स की वजह से, अपनी एड वगैरह की वजह से, अपने हथियार देने की वजह से, वो डिमिनिश हो गया है क्योंकि वो बेस उतने काम नहीं आए। ये सारे मुल्क अब सोच रहे हैं कि यार अच्छा, अमेरिका की जो हम दोस्ती में चाह रहे थे वो तो पूरा नहीं मिला। दैट मीन्स कि ये तमाम ममालिक अब ये सोच रहे हैं कि अच्छा यार, हमें तो अपना खुद करना पड़ेगा, तो नई अरेंजमेंट क्या होंगी। वो अरेंजमेंट आपको फौजी और काइनेटिक में भी नजर आएंगी, सलाहियतों में, वो आपको पाइपलाइंस और तजारतों की नई रूट्स में भी नजर आएंगी। ऐसा भी नहीं है कि हरमुज, अगर, क्योंकि देखिए ना, हरमुज को ब्लॉक करने की वजह से तेल की सियासत सिर्फ अभी के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म में भी चेंज होगी। ऑल दीज चेंजेस आर वेरी सेंट्रल। मेरा बड़ा क्लियर सेंस ये है कि ये जो भी अभी होगा, इसके बाद जो होगा will be even more consequential and more important। तो जब अगर ये मुआहिदा साइन हो भी जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप, मैं और मैं इसके बारे में बात करना बंद कर देंगे। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि मुआहिदा साइन हो जाता है तो कोई ये तवक्को ना रखी जाए कि इस खित्ते में पीस रिस्टोर हो जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म, बल्कि फिर तो मुझे शायद ये पिक्चर नज़र आ रही है कि अगर आप कहते हैं कि सियासत ही तब्दील हो जाएगी, कि ये तमाम ममालिक जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं और ईरान इस खित्ते में, ये अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहे होंगे, ये अपनी जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनको खरीद रहे होंगे, उसमें इजाफा कर रहे होंगे, यानी कि वो किसी और कॉन्फ्लिक्ट के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि अमन बहाल हो जाएगा इस खित्ते में। हाँ। और यार, सिर्फ पीस, आपने कहा ना कि पीस का मुझे नहीं पता, आई होप कि पीस रहे, क्योंकि इन सारों का इंटरेस्ट ये है कि कोई ना कोई पीस और स्टेबिलिटी रहे, लेकिन अनसर्टेनिटी कम नहीं होगी। अनसर्टेनिटी तो बढ़ गई है। देखें, ये तो, इसके लिए तो हमें वेट करने की जरूरत नहीं है ना। ऑलरेडी ये ममालिक जो हैं, जिस तरह सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की एग्रीमेंट है वगैरह, ये तमाम ममालिक, इसमें कोई भी प्लेयर, सिर्फ ये ममालिक नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी ये कर रहा है, जापान भी ये कर रहा है। वो ये देख रहा है कि यार अच्छा, अगर कुछ होता है तो मेरे पास जो मेरी थ्योरी थी कि कौन आएगा मेरी हिफाजत करने, वो अगर चेंज हो गई है तो अब क्या होगा। मैं नए पार्टनर्स ढूंढूं, मैं नए सप्लायर्स ढूंढूं, मैं नई रूट्स ढूंढूं ट्रेड की। देखिए ना, वो सऊदी पाइपलाइन भी है, यूएई की भी पाइपलाइन है। तो ये जो सियासत है, ये टर्मोइल में और अनसर्टेनिटी में रहेगी। और द बिग है एकेडमिक बात, लेकिन है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इस खित्ते की सियासत जो थी, उसमें जो डिफाइनिंग फैक्टर था वो अमेरिका था। राइट? डिफाइनिंग फैक्टर अमेरिका इसलिए था कि अमेरिका वो बीच वाला हिस्सा था जिसके हर एक के साथ ताल्लुकात थे, इजराइल के साथ भी थे, और वो कहता था तो फिर चीजें होती थी। राइट? ये इस खित्ते की डिफाइनिंग पॉलिटिक्स को अमेरिका डिफाइन करता था पिछले तकरीबन 50-60 साल में। आई सी के इसमें अमेरिका का उतना इन्फ्लुएंस अब नहीं रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि खत्म हो जाएगा। और आप वो यूरोप से भी देख रहे हैं, मैंने शायद चीन से भी देख रहे हैं, आप रूस से भी देख रहे हैं। ये भी खबर आई है कि ताइवान पे असला नहीं देगा अब अमेरिका, ये खबर आई है, और ये ऑब्वियसली चाइना की एक बड़ी डिमांड थी। हाँ एग्जैक्टली। और एकदम चीन वाला दौरा जो है, वो मेरे ख्याल में हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि उसकी कितनी, ये जो अभी वाला हुआ है। देखिए, हम सोच रहे थे कि शायद उससे कुछ लोग सोच रहे थे कि जी ईरान का कुछ आ जाएगा या नहीं आएगा। इट वाज क्लियर कि ईरान के बारे में नहीं आएगा। लेकिन उस दौरे में जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो आपके दो बड़ी ताकतें थी, जिसमें से एक को हम अभी तक इमर्जिंग ताकत कहते थे, चीन को जी। उसने डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं इमर्जिंग नहीं हूं, अब मैं बड़ी ताकत हूं। अब मैं जब आता हूं फिर डोनाल्ड ट्रंप इंतजार करते हैं। आप उसकी अगर सारी थिएट्रिक्स देखें, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी वहां गुफ्तगू का अंदाज देखें, ये वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं था जिसको हम देखते थे यूक्रेन के सदर के साथ और बाकियों के साथ। और एक गुजारिश सिर्फ उसके बारे में, चीन इज द न्यू बीजिंग इज द न्यू वॉशिंगटन। आपने अब देखना, पहले हर एक वॉशिंगटन जाता था ना,
जी। अब ट्रंप आया बीजिंग, उसके बाद प्यूटिन आए बीजिंग, उससे पहले जर्मनी के चांसलर आए बीजिंग, उससे पहले कनाडा के वो प्राइम मिनिस्टर आए बीजिंग। सो ये हम जो देख रहे हैं, ये वी आर सीइंग शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स हमारी नजरों के सामने जो है। जिस तरह बर्लिन वॉल के बारे में बाद दुनिया तब्दील हो गई थी, ईरान वॉर का मेरे ख्याल में उस किस्म का इम्पैक्ट है ऑन लार्जर जियोपॉलिटिक शिफ्ट्स।